नमस्कार मित्रों, आपका तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर जो स्थलाकृतियां हैं, अर्थात जितने भी हमारे लैंड में या स्थल पर बनने वाली जो संरचनाएं हैं, उसी के अगले चरण के विषय में पढ़ेंगे। अर्थात आज का हमारा जो टॉपिक है वो मुख्य रूप से पठार या प्लेट्यू है। इससे पहले हम लोगों ने पर्वतों के विषय में पढ़ा था। विभिन्न प्रकार की पर्वतों की संरचनाएं, उनकी आकृतियां, उनके बनने की प्रक्रिया या बनने का जो स्वरूप है, जो हमारे लिए आवश्यक है, बहुत डिटेल से नहीं जितना हमारे लिए आवश्यक था, और विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वतीय जो हैं पर्वत हैं, उन सभी के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और मुख्य रूप से पठारों के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, जब हम स्थल की आकृतियां पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से हमारे पास तीन प्रमुख आकृतियां होती हैं। एक जिन्हें हम पर्वत कहते हैं, दूसरा जिन्हें हम पठार कहते हैं, और तीसरा जो होते हैं मैदान। जब हम लोगों ने पर्वतों के विषय में पढ़ा था तो इसकी हमने ऊंचाई पर ध्यान दिया था, जो कम से कम 700 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई के होंगे। एक चीज। दूसरा, इसकी स्लॉप या इसकी ढाल के विषय में हमने ध्यान दिया था कि इसकी ढाल या जो चोटी से नीचे गिरने की अवस्था या कोण जो होती है वो बहुत ज्यादा तेज या ढालांश बहुत अधिक होता है, ये पढ़ा था। लेकिन जब हम पठारों के विषय में पढ़ते हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा कि पूरी पृथ्वी में लगभग 26% जो स्थलीय क्षेत्र है वो पर्वतों के अधीन विस्तृत है, पूरा का पूरा। जितनी भी उच्चावच हैं, और द्वितीय उच्चावच हमारे ये भी हैं, हमारी पृथ्वी के दूसरे उच्चावच सबसे प्रमुख उच्चावच माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम पठारों की तरफ जाते हैं तो पठारों में हमको इनसे जो भिन्नता दिखाई पड़ती है वह ये दिखाई पड़ती है कि इनमें किसी भी तरह की चोटी नहीं होती है, पीक नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी जो ढाल होती है वो बेहद मंद होती है। जैसे आप इस चित्र को ही ले लीजिए तो इस तरह की ढाल, अर्थात बेहद मंद ढाल। जैसे आप पुल पर चढ़ते हैं तो पुल पर चढ़ना, पुल पर उतरने की जो स्थितियां होती है वो बिल्कुल पठारों की तरह की होती हैं। वो ऐसा तो है नहीं पर्वतों की तरह की होगी, ऊपर से गिरे और सीधे नीचे आ गए, ऐसा नहीं होता। चढ़ने और उतरने का जो स्वरूप है वो बिल्कुल का बिल्कुल पठारों की तरह की डिजाइन बनाई जाती है। तो वो जो स्वरूप है, इसको एक ढंग से हम ऐसे ही समझ लें तो ज्यादा बेटर है। अर्थात इनमें ऊंचाई हो सकती है, वो अलग विषय है, लेकिन इनकी ढाल जो होती है वो बेहद मंद होती है। और दूसरी सबसे प्रमुख बात, इनकी जो चोटी होती है वो नहीं होती, अर्थात ये शिखर विहीन होते हैं, शिखर नहीं होते, पीक नहीं होते, जबकि माउंटेन्स में पीक होते हैं। और मैदान तो मैदान ही होता है, अर्थात ना इसमें ऊंचाई होती है ना चौड़ाई और लंबाई केवल होती है, ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं होती है। इस तरह से इसको समझें। तो ये जो संरचनाएं होती हैं ये हमारी तीन तरह की हैं। इसी में जो आज का है वो है पठार। पठार हमारे सबसे बड़ी बात, पृथ्वी के प्राचीनतम स्थितियों में से एक है, प्राचीनतम स्थलाकृतियां हैं। हमारी पूरी पृथ्वी में जो स्थल मंडल है उसका लगभग 33% भाग जो है वो पठारी क्षेत्र है। 26% भाग जो है वो पर्वतीय है, और बाकी शेष बच गया है वो सब मैदानी क्षेत्र है। दूसरी चीज ये है कि पठारों में आपने जैसा अभी मैंने बताया कि ढाल नहीं होती है या बहुत ही मंद ढाल होती है, और शिखर भी नहीं होता, चोटी भी इसकी नहीं होती है। इनके बनने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे पर्वतों की है, लेकिन इनकी जो स्वरूप होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। आइए इनको समझते हैं, फिर इनकी डिटेल में हम लोग जाएंगे। जैसे अगर हम स्थिति के अनुसार पढ़ें कि कहाँ पर कौन सा पठार स्थित है, तो स्थिति के अनुसार जैसे सबसे पहला है अंतरा पर्वतीय, इंटर माउंटेन। इंटर माउंटेन का मतलब ये है कि जब कोई पठार जो होता है, मान लीजिए कहीं पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में कहीं पर स्थित होता है, तो ये बीच में स्थित होने की संरचना जो होती है वो अंतः पर्वतीय, अंतर पर्वतीय कहलाती है। ये पर्वतीय क्षेत्र हो सकते हैं, ऊंचे क्षेत्र, और उसके बीच में कहीं पर पठार होते हैं, इन्हें अंतः पर्वतीय कहते हैं। जैसे हम तिब्बत का पठार ले लिए। तिब्बत का जो पठार है वो हिमालय और कुनलुन की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में पड़ता है। खासतौर से हिमालय के बहुत सारी जो क्षेत्र हैं उनसे ढका हुआ है। तो हिमालय और जो क्षेत्र है उससे एल्बर्ग का जो पठार है
ईरान में, ईरान का जो पठार जिसे कहते हैं, तो वो भी इसी तरह की पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, अर्थात अंतः पर्वतीय से स्वरूप, जो पर्वतों से घिरा हुआ पठारी स्वरूप है। दूसरा है गिरिपद। गिरिपद जिसे हम पिडमंड कहते हैं, पिडमंड माउंट प्लेटू या गिरिपद। गिरिपद का मतलब गिरिपद शब्द से समझिए तो ये मान लीजिए जैसे कोई पर्वतीय श्रृंखला है, चोटी है या कोई शिखर है, तो उसकी नीचे हिस्से में अगर कोई पठारी क्षेत्र बन गया है तो हम इसे गिरिपद कहते हैं। जैसे अर्जेंटीना का पेंटागोनिया का पठार बहुत प्रसिद्ध है। पेंटागोनिया का पठार जो है वो गिरिपद का स्वरूप धारण किए हुए। इसी तरह अमेरिका का जो पिडमंड का पठार है, अमेरिका का पिडमंड का पठार तो इसके लिए प्रसिद्ध है और उसी के नाम पर ही ये पिडमंड ही पड़ा हुआ है, माउंट प्लेटू। तो ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका में जो पिडमंड का पठार है या अर्जेंटीना का आपका जो पेंटागोनिया का पठार है। इसी तरह जब हम तटीय या कोस्टल प्लेटू की बात करते हैं तो इनका मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे ये तट रेखाएं हैं, समुद्र के तट की रेखाएं हैं, तो उस समुद्र तट के रेखाओं के अगल बगल या उसकी विस्तारित क्षेत्र में जो प्लेटू बन जाते हैं, पठार बन जाते हैं, उन्हें हम तटीय पठार कह सकते हैं। जैसे भारत में कोरोमंडल का पठार, कोरोमंडल का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल समुद्र के किनारे का जितना भी क्षेत्र है वो सारा का सारा, तो कोरोमंडल तट, कोरोमंडल का पठार, या हम ये कहें कि हमारा पूर्वी घाट का जितना भी क्षेत्र है वो सारा का सारा। पश्चिमी घाट को हम पठारी क्षेत्र नहीं मान सकते हैं क्योंकि वो ऊंची पहाड़ियों का क्षेत्र है, लेकिन पूर्वी घाट जो है वो कहीं ना कहीं पठारी स्वरूप धारण किए हुए, खास तौर से कोरोमंडल का जितना क्षेत्र है वो सारा का सारा जो इसी के अंतर्गत आता है। इसी तरह महाद्वीपीय पठार की बात करें, महाद्वीपीय का मतलब ये है, सीधा सीधा है, कॉन्टिनेंटल प्लेटू, इसका सीधा सा मतलब है कि महाद्वीपों के भीतर, अर्थात महाद्वीपों के भीतर जो संरचना होती हैं, पठारी संरचनाएं होती हैं, उसे हम महाद्वीपीय पठार कहते हैं। भाई भारत में आप डेक्कन प्लेटू ले लीजिए, ये महाद्वीपीय एशिया महाद्वीप के बीच में है। और अगर उसी में और चले जाएं तो भारत में रांची का पठार है, शिलोंग का पठार है, ये सब क्या है, ये महाद्वीपीय स्वरूप हैं, अर्थात महाद्वीपों के बीच में कहीं पर स्थित है, तो हम इन्हें महाद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। तो स्थिति के अनुसार जो है वो कुल 4 प्रकार के पठारों की स्थितियां मिलती हैं, तो ध्यान रखिएगा ये 4 प्रकार के पठार। इसके बाद दूसरे की बात करें, अर्थात आकृति के अनुसार, अर्थात किसी की डिजाइन कैसी है और उस डिजाइन के आधार पर उसका निर्माण कैसा हो गया है। तो जैसे सबसे पहला है इसमें गुंबदाकार पठार। गुंबदाकार, जैसे मैंने आपको जब वो पढ़ा था हम लोगों ने पर्वत, तो ये पढ़ा था और खास तौर से ज्वालामुखी भी पढ़ा था कि क्या होता है कि जब ज्वालामुखी संरचना की स्थिति में, ज्वालामुखी प्रक्रिया की स्थिति में भीतर ही भीतर मैग्मा जो है वो बनता जाता है, स्वरूप बनता जाता है, लेकिन उसका उत्सर्जन नहीं हो पाता है, अर्थात वह जो है वो बाहर स्थल में बाहर नहीं आ पाता। और इसकी वजह से क्या होता है कि उस जगह पर जो लावा है वो खाली जगह पर जमा होने की वजह से गुंबद का एक शेप ले लेता है, डिजाइन बना देता है, और उसकी वजह से वो फूलता जाता है, पर्वतीय श्रृंखला जो है वो फूलती चली जाती है, तो वो डोम शेप या गुंबदाकार पठार की आकृतियां कहीं ना कहीं धारण कर लेता है। और गुंबदाकार पठार में जैसे हमारा छोटा नागपुर का पठार जो है वो गुंबदाकार पठार है, इसके साथ ही ओजार्क का पठार जो है वो भी गुंबदाकार पठार है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ पठार हैं जो छोटा नागपुर का हो सकता है, गुंबद और ओजार्क का है, तो ये सारे के सारे इस तरह के पठार हैं। अगला है जैसे विच्छेदित पठार या डिसेक्टेड या विच्छेदित का मतलब ये है कि जैसे जब कोई पठारी संरचना नदियों के किनारे पड़ती है, तो नदियों के किनारे पड़ने की वजह से क्या होता है कि वो टूट जाते हैं, अपर्दन की प्रक्रिया होती है, घर्षण की प्रक्रिया होती है, तो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो टूटने की वजह से उस क्षेत्र के जो अवसाद जमा होते जाते हैं एक दूसरे स्थान पर, और उन अवसादों की वजह से विभिन्न प्रकार के पठारी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है।
उन्हीं पठारी संरचनाओं को हम विच्छेदित पठार के नाम से जानते हैं। अब ये नदियों के कारण हो सकता है, अधिक वर्षा के कारण हो सकता है, अलग अलग प्रक्रियाओं के कारण भी हो सकता है। जैसे मेघालय का पठार, भारत में मेघालय का पठार एक ऐसा पठार है जो विच्छेदित पठार भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप ऐसे ही है, बहुत अधिक पानी या नदियों के कटाव की वजह से दूसरी जगह अवसाद जमा हुए और वहां पर पठारों का निर्माण होना शुरू हो गया। तो ये मेघालय का पठार। असम का पठार जो ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का क्षेत्र है, वो असम का पठार भी विच्छेदित प्रकार का पठार माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा। सीढ़ी नुमा पठार, सीढ़ी नुमा का मतलब है कि अगर पठारों में नदियों की धाराएं इस ढंग से मतलब ऊंची पहाड़ी से नीचे की ओर बहती हैं, तो बहने की स्थिति में वो रास्ते में भी अवसाद जमा करती चली जाती हैं, तो ये सीढ़ी नुमा संरचनाएं बनती चली जाती हैं। ये जो पठारी स्वरूप है उसे हम सीढ़ी नुमा या स्टेप लाइक कहते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे हम महाबलेश्वर का पठार देखें, भारत में महाबलेश्वर का पठार जो है वो एक सीढ़ी नुमा पठार माना जाता है। इसी तरह जो हमारी विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, हमारी विंध्याचल की पहाड़ियां सीढ़ी नुमा, ये आपका महाबलेश्वर और हमारी विंध्याचल या विंध्य की पहाड़ियों का क्षेत्र जो है, विंध्य का जो पठार है, पहाड़ी हम ना कहें, विंध्य का जो पठारी स्वरूप है वो सीढ़ी नुमा प्रकार का है। अगला है पुनर्युवनित अर्थात रिजुवेनेटेड। रिजुवेनेटेड या पुनर्युवनित का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई पठार एक बार समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए और धीरे धीरे प्रक्रिया के आधार पर वह पुनः निर्मित हो जाए। तो ये पुनः निर्मित होने की जो स्थितियां हैं उसी को हम कहीं ना कहीं पुनर्युवनित पठार के नाम से जानते हैं, रिजुवेनेटेड प्लेटू के नाम से जानते हैं। अर्थात एक बार समाप्त हो गया और विभिन्न प्राकृतिक दशाओं के कारण वो फिर से निर्मित हुआ, तो पुनः यूनिट, पुनः यौवनावस्था में को प्राप्त किया। ये जैसे है, जैसे भारत में, भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पुनर्युवनित पठार जो है वो है रांची का पठार। ध्यान रखिएगा, रांची का पठार विश्व का सबसे बड़ा पुनर्युवनित पठार है और समतल पठार है। ये सबसे अच्छी चीज की है और ये विश्व का सबसे बड़ा रिजुवेनेटेड प्लेटू या पुनर्युवनित पठार या समतल पठार है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके आकृति के अनुसार बनने वाले पठार हैं। इसी तरह अगर हम और बात करें कि जलवायु के आधार पर हमारे पठारों की संरचना कैसी हो सकती है, तो जैसे शुष्क है, शुष्क का मतलब ये है कि वहां की जलवायु बहुत ज्यादा शुष्क है, वर्षा की मात्रा बेहद कम है और उस वजह से जो धरातल है वो काफी कठोर चट्टानों का हो गया है लाखों करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया के स्तर पर। तो वो जलवायु जो उस किसी एक स्थान की हो सकती है, उसकी वजह से जो स्वरूप बना वो शुष्क पठार या एराइड प्लेटू कहलाता है। जैसे हम शुष्क पठार में भारत में मालवा का पठार ले सकते हैं, ये बहुत बढ़िया है। इसके साथ ही शुष्क पठारों में ही हम पेंटागोनिया का पठार भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी एक शुष्क क्षेत्र है। बिल्कुल पूरी तरह से भारत में आप मालवा का पठार ले लीजिए, पेंटागोनिया का पठार ले लीजिए। इसी तरह आप पाकिस्तान का पोटवार का पठार जो है वो ले लीजिए। तो इसके बढ़िया 3 एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं। भारत में आप पहली बात तो पोटवार का पठार पाकिस्तान में ले लीजिए, इसके साथ ही आप पेंटागोनिया ले लीजिए अर्जेंटीना का, और भारत में मालवा का पठार भी एक शुष्क पठार है। तो किन्हीं परिस्थितियों के कारण ये सब शुष्क हो गए हैं, जलवायु की परिस्थितियों के कारण। अगला है आर्द्र। आर्द्र का मतलब ये है कि जहां पर वर्षा बहुत अधिक होती है और उस वर्षा के कारण जो जलवायु है वो नम जलवायु हो गई है और वहां पर जो पठारी संरचनाएं बनी हैं, चाहे वो जलवायु के कारण हुए हैं, तो वो जो स्वरूप बनता है वो मुख्य रूप से आपका हेमाइट प्लेटू या आर्द्र पठार कहलाता है, अर्थात नमी से युक्त पठार कहलाता है। इसका निर्माण जलवायु का स्वरूप नहीं है, वो धरातली है, लेकिन उसकी जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की होती हैं। तो जैसे भारत में आप महाबलेश्वर को ले लीजिए, खासतौर से महाराष्ट्र में,
और कर्नाटक बॉर्डर में। इसके साथ ही आप मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार ले लीजिए। ये सब क्या है, यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा बरसता है, प्रतिदिन की स्थितियां हैं यहाँ पर पानी बरसने की, और इसकी वजह से क्या होता है, ये सारे के सारे नम जलवायु के क्षेत्र हैं। और यहाँ का जो प्लेटू है वो एक प्रकार का ह्यूमाइड प्लेटू या आपका आर्द्र पठार कहलाता है। अगला है हिमय पठार या आइस कॉप्ड प्लेटू। हिमय अर्थात जो हिम के कारण, अर्थात बहुत अधिक, जहां पर एक प्रकार से हम ये कहें कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बड़ी मात्रा में बर्फ जो है वो जमा होती है आकर, और उसकी वजह से जो पठारी संरचना बन जाती है उसे हम हिमय या आइस कॉप्ड प्लेटू कहते हैं। जैसे तिब्बत का पठार इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, पामीर का पठार या तिब्बत का पठार, ये दोनों सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हैं जो आइस कॉप्ड प्लेटू कहलाते हैं, अर्थात हिमय पठार कहलाते हैं ये दोनों। इसी तरह आप और चले जाइए तो अटलांटिक का पठार, अंटार्कटिक का पठार, अंटार्कटिक दक्षिणी द्वीप में और साउथ पोल। इसी तरह आप और भी ले लीजिए तो ग्रीनलैंड का पठार अगर हम कहें तो इसमें भी, हिमालय में भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप भारत तिब्बत का ले लीजिए, तिब्बत का पठार, पामीर ले लीजिए, हालांकि ये एक ही चीज है, और इसके साथ ही आप ग्रीनलैंड ले लीजिए। तो ये सब जो हैं वो कहीं ना कहीं हिमय या आइस कॉप्ड हैं, और अंटार्कटिक पठार भी ले सकते हैं इसी के अंतर्गत। तो ये हिमय आइस कॉप्ड है, ठीक है। तो ये जलवायु के आधार पर है। अब उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर कैसे हो सकते हैं, तो पहले जलकृत, ब्यूर्ण, बर्न्ड या बर्न्ड प्लेटू या जलकृत अर्थात जल के कारण, जल अपर्दन की प्रक्रिया के कारण, या जल जो पानी या जो बहाकर लेकर आया और उसने अवसाद जमा किए, जैसे नदियों का क्षेत्र हो सकता है, बाढ़ के समय नदियां अवसाद लेकर आती, गाद लेकर आती या सिल्ट लेकर आती, तो वो जो संरचना बनती है वो जलकृत पठारों की होती है। जलकृत पठारों का बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जितने भी हमारे नदियों के किनारे बनने वाले पठार हैं, जैसे हमारा मेघालय का पठार है, हमारा असम का पठार है, इसी तरह पाकिस्तान में आपका पाकिस्तान ईरान कुर्द का पठार है, ईरान बॉर्डर पे जो कुर्द का पठार है। तो ये सब जो पठार हैं वो सब कहीं ना कहीं जलकृत हैं, जो बड़ी मात्रा में जल बहाकर लाने की वजह से निर्मित हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और म्यांमार का सांग का पठार भी इसी के अंतर्गत आता है। वायव्य या ओलियन, इसका मतलब ये है, वायव्य का मतलब होता है वायु के अपर्दन से, अर्थात वायु जो है वो बड़ी मात्रा में अपने साथ बहुत धूल कण या धूल या बड़ी मात्रा में अगर सिल्ट लेकर उड़ा कर लाती है तो वो जमा करती जाती है, रेतीली क्षेत्र हो सकते हैं। तो ऐसे जितने भी पठार निर्मित होते हैं वो सारे के सारे की जो पठार होते हैं वो वायव्य पठार कहलाते हैं। जैसे आप चीन के लोयस के पठार, लोयस का पठार तो सीधे सीधे वायु अपर्दन की प्रक्रिया से ही निर्मित होता है, अर्थात वायु बड़ी मात्रा में मिट्टी बहाकर लाती है और किन्हीं क्षेत्रों में स्थापित कर दी जाती है, वो लोयस के क्षेत्र कहलाते हैं। और लोयस के क्षेत्र ही लोयस के पठार का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल माने जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा वायु के जमाव से। हिम या ग्लेशियटिक जो हो सकते हैं, ग्लेशियल प्लेटू, अर्थात जो ग्लेशियर अपने साथ बड़ी मात्रा में उनकी कटाव की वजह से, उनके अपर्दन की, बर्फ की कटाव की वजह से, बर्फ के गलने की वजह से उनके साथ बड़ी मात्रा में जो सिल्ट या बर्फ या अन्य जो पदार्थ हैं वो बहकर आते हैं और पठारों की जो संरचनाओं का निर्माण करते हैं, वो एक प्रकार से हिम पठार कहलाते हैं। हिम पठार ध्यान रखिएगा ग्लेशियर के मार्ग पर बनने वाले हैं। जैसे आपके ग्रीनलैंड का पठार था, ये भी, क्योंकि ये आइस कॉप्ड ही है, पूरा का पूरा तिब्बत का है, प्लेटू है, ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका का है। भारत में कश्मीर के जो ग्लेशियर हैं, आप लद्दाख को ले लीजिए, लद्दाख भी एक प्रकार का पठारी क्षेत्र ही है।
और ज्यादातर ये होता है कि ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, अर्थात वहाँ की जो उत्पादन क्षमता है, प्रोडक्टिविटी होती है, वो बिल्कुल शून्य होती है। बिल्कुल तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग शून्य ही होती है। तो ये जो नदी ग्लेशियर के बॉर्डर बहाव के क्षेत्र में बनने वाले हैं वो हिम या ग्लेशियल प्लेटू कहलाते हैं। अगला है उत्स्यपद। उत्स्यपद जो पठार हैं या इफ्यूशिव का मतलब ये है कि जैसे ज्वालामुखी अपर्दन प्रक्रियाएं होती हैं, उनका लावा बाहर निकलता है, मैग्मा जो है वो लावा के रूप में जब बाहर निकलता है तो धीरे धीरे करके वो विस्तार लेता चला जाता है, और विस्तार लेने की वजह से कई 100 किलोमीटर तक के दूरी में, कई हजार, कई 100 तो मान लीजिए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी में वो जो लावा धीरे धीरे करके जमता जाता है, वह पठारी संरचना जब धारण कर लेता है तो उसे इफ्यूशिव या उष्यपद पठार कहा जाता है। जैसे डेक्कन प्लेटू भारत में, डेक्कन प्लेटू जो है प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्र है, दक्षिणी भारत का पठारी क्षेत्र है, वो पूरा का पूरा इसी प्रकार का पठार है। कोलंबिया का पठार अमेरिका के उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में, तो कोलंबिया का जो क्षेत्र है वो भी इसी तरह का पठार है, जो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी प्रक्रिया की वजह से निर्मित हुआ है। अगला है पटल विरूपणी। अर्थात क्या है कि पटल विरूपणी जो आपका डायस्ट्रॉफिक का मतलब ये है कि जब किन्हीं आंतरिक फोर्सेस की वजह से, बल की वजह से, या पृथ्वी की आंतरिक संरचना में विभिन्न प्रकार के जो फोर्सेस काम करते हैं उनकी वजह से धरातल ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठने की वजह से वो है प्लेटू का शेप ले लेता है, या पठार का जो संरचना निर्मित करता है, वो सारा का सारा जो है वो पटल विरूपणी पठार कहीं ना कहीं कहलाता है। तो जैसे पटल विरूपणी में आप ले सकते हैं तिब्बत का पठार ले सकते हैं, ये भी धरातल ऊपर उठने की वजह से बना हुआ है। इसी तरह रॉकी पर्वत का क्षेत्र ले सकते हैं, तो रॉकी पर्वत का जो क्षेत्र है वहां पर जो पठार हैं वो भी पटल विरूपणी स्वरूप के पठार हैं। तो ये पटल विरूपणी में आप तिब्बत का और रॉकी पर्वत के क्षेत्र में बनने वाले पठारों को शामिल कर सकते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित उष्यपद या इफ्यूशिव ही कहलाते हैं। इन्हें अगर हम अलग से भी लिखें तो भी यही चीज है और ये भी यही चीज है, दोनों एक वॉल्केनिक भी या इफ्यूशिव प्लेटू दोनों बात एक ही है, क्योंकि ये ज्वालामुखी संरचना, ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण निर्मित होने वाले पठार हैं। जैसे भारत में आप डेक्कन प्लेटू की बात कर लीजिए और कोलंबिया के पठार की बात कर लीजिए, तो ये दो पठार हैं जो इस तरह से निर्मित होते हैं। तो ये हमारे 4 तरह के पठार हैं और 4 के अपने सब टाइटल्स हैं, स्थिति के अनुसार, आकृति के अनुसार, जलवायु के अनुसार और उत्पत्ति के अनुसार। तो ये हमारे सारे के सारे पठार हैं। अब मैं कुछ पठारों के नाम आपको बोल देता हूं जो विश्व के प्रमुख या प्रसिद्ध पठार हैं, और उनको लिख लीजिए अपने जो भी हैं इम्पोर्टेंट, सारे के सारे जितने भी हैं। जैसे पामीर का पठार, पामीर का पठार जो है वो तिब्बत, चीन और अफगानिस्तान में पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, तिब्बत, चीन और अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वो सारा का सारा पामीर के पठार का क्षेत्र है। दूसरा है कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार जो आपका अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका का। इसी तरह प्रायद्वीपीय पठार डेक्कन प्लेटू जिसे कहते हैं, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। भारत का जो दक्षिणी भारत का जितना भी क्षेत्र नर्मदा नदी के नीचे का, वो सारा का सारा डेक्कन प्लेटू के अंतर्गत शामिल होता है। इसी तरह छोटा नागपुर का पठार, ये भी भारत में है। और सबसे बड़ी चीज ये है छोटा नागपुर के पठार की, ये भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। रूर प्रदेश जहां पर वनस्पति के रूप में तो बेकार है ये, लेकिन खनिज पदार्थों के लिए बहुत ही ज्यादा हमारे लिए, एक तरह से ये कहिए कि हमारे लिए वरदान है ये पूरा का पूरा रूर प्रदेश, खासतौर से खनिज पदार्थों के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, रूर प्रदेश कहलाता है भारत का। मेघालय का पठार, या हम इसी को शिलोंग का पठार भी कहते हैं, ये भी भारत में है। और ये शिलोंग का जो पठार है वो खासतौर से आपका दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्लेटो को मेघालय के पठार से अलग करता है।
इसी तरह कोलंबिया का पठार मैंने आपको बता दिया। ओजार्क का पठार, ओजार्क जो है वो भी अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ईरान का पठार ईरान में है। एनाटोलिया का पठार या एंटोलिया का पठार ये तुर्की में है। और एंटोलिया का पठार विश्व के सबसे अधिक शुष्क पठारों में से एक पठार माना जाता है। सान का पठार म्यांमार में है। मध्य साइबेरिया का पठार रूस में है। लीबिया की पठार लीबिया और मिस्र में है, ध्यान रखिएगा, लीबिया और इजिप्ट में। मंगोलिया का पठार ये मंगोलिया और चीन में है। एबिशीनिया का पठार इथोपिया में है, बहुत पूछा जाता है। एबिशीनिया का पठार ये इथोपिया में है। कोलोराडो का पठार ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये ध्यान रखिएगा। पिडमंड पठार ये भी अमेरिका में है। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है और बहुत पूछा गया है कि आपका पेंटागोनिया का पठार कहाँ है, ये अर्जेंटीना में, ये भी शुष्क पठारों में से एक है। ब्राजील का पठार तो ब्राजील में ही है। गुयाना का पठार वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, इन 4 देशों में, 4 क्षेत्रों में पड़ता है। मांटो ग्रासो का पठार बहुत पूछा गया है, ब्राजील में है, ध्यान रखिएगा, मांटो ग्रासो का पठार ब्राजील में। बोलीविया का पठार बोलीविया में है। पोटवार का पठार पाकिस्तान में है। कैरात का पठार, कोरात या कैराट, ये थाईलैंड में है। मसेटा ये आपका स्पेन में है, ध्यान रखिएगा, मसेटा जो है वो स्पेन में है। अगला है चियापास का पठार, ये दक्षिणी मैक्सिको में है, चियापास का। अगला है अलास्का या यूक्रेन का पठार, ये भी अमेरिका में है। इसके अतिरिक्त ग्रेट बेसिन जो है वो भी अमेरिका में है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही काब्दू जो है वो मंगोलिया में है, काब्दू का पठार। तिब्बत का तो तिब्बत में ही है, ध्यान रखिएगा, ये तिब्बत का पठार। अगाहर का पठार, अगाहर का जो है वो अल्जीरिया में है, अगाहर का पठार अल्जीरिया में है। तो ये कुछ पठार हैं जो विश्व के सबसे प्रमुख, जो कई बार पूछे गए पठारी संरचना। और भारत में मालवा का पठार है आपका, डेक्कन प्लेटू है आपका, मेघालय का पठार है आपका। इसके साथ शिलोंग की बात करें, असम का पठार है, कर्नाटक का पठार है, तेलंगाना का पठार है, इसी तरह तमिलनाडु का पठार है। इसी तरह आप और उत्तर भारत में जैसे मालवा की बात करें तो मालवा आपका राजस्थान में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, पंजाब में बहुत थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है उसका। तो ये भारत के अपने प्रमुख पठार है। कश्मीर का पठार है, तो ये प्रमुख भारतीय पठार है। और छोटा नागपुर तो सबसे फेमस पठारों में से एक है। ठीक है मित्रों, तो ये पठारी वाला हिस्सा है, पठार कितने प्रकार के होते हैं और विश्व के प्रमुख पठारों के नाम। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे मैदान, अर्थात विश्व के प्रमुख मैदान, उनकी नाम, उनकी परिभाषाएं और विश्व के जो प्रसिद्ध मैदान है उनकी स्थितियां। और जाते जाते अगर कोई विषय नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर कोई अन्य प्रश्न है तो उस पर भी प्रश्न कर सकते हैं, मैं उसका यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।